हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं, कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, और हम ये पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की प्यूरिफिकेशन क्यों करना चाहिए, प्यूरिफिकेशन के क्या क्या मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा बेसिक आज टॉपिक रहेगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं और उनका प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि कोलाइडल सॉल्यूशन दो होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन आपके स्टेबल होते हैं क्योंकि उसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच का फोर्स बहुत हाई होता है। ये डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सन मीडियम, शायद आप सबको वर्ड समझ में आते होंगे। डिस्पर्स फेस क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप पीछे वाला जो मेरा इससे पहले वाला वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्पर्स फेस क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो बताया था। तो अगर आप इस टॉपिक को समझ चुके हैं तो आपके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थोड़ा वर्ड जो है, टर्म्स हैं, वो आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन आपका डिस्पर्स फेस, जिस चीज को आप डिसॉल्व करते हैं, डिस्पर्सन मीडियम जिसमें डिसॉल्व करते हैं, उसके लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। एफिनिटी का मतलब दोनों के बीच का फोर्स बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप कोई चीज़ सॉल्युबल किसी मीडियम में डिसॉल्व कर रहे हैं और मीडियम में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, इसका मतलब मीडियम के साथ उसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता होगा। अगर वो मीडियम में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब मीडियम के साथ फोर्स बहुत कम होता होगा। जिससे आपका स्टार्च है, स्टार्च आपका पानी में इजीली सॉल्युबल है, तो पानी के साथ अगर आप स्टार्च का सॉल्यूशन देखेंगे तो ये लायोफिलिक है, वो उसमें इजीली डिसॉल्व हो रहा है। इसका मतलब उसका वाटर के साथ फोर्स काफी ज्यादा होता होगा, तभी वो पानी के साथ डिसॉल्व हो रहा है। अगर वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता तो उसका मतलब पानी के साथ उसके फोर्सेस बहुत कम होते होंगे, जिसको आप अच्छे टर्म्स में एफिनिटी बोलते हो। अगर कोई चीज एफिनिटी ज्यादा रखता है तो लायोफिलिक है, एफिनिटी कम रखेगा तो सेपरेट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ये लायोफोबिक है। लायोफिलिक टुगेदर रहने की टेंडेंसी रखते हैं। आपका किसी चीज के लिए अगर लव है, एफिनिटी है, तो आप दोनों साथ में रहते हैं। समझ में आया? तो इस चीज को बोलते हैं आप एफिनिटी, हाई एफिनिटी वाले लायोफिलिक है। डिस्पर्स फेस और मीडियम साथ में रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, अटैच रहेंगे, स्टेबल फॉर्म में रहेंगे, ये आपका लायोफिलिक है। और अनस्टेबल होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, लायोफोबिक। ठीक है। अब लायोफिलिक बनाना बहुत आसान है बिकॉज डिस्पर्सन मीडियम और फेस के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इजीली आप उसको डिसॉल्व करके बना सकते हैं। लायोफिलिक बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेशल मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। कोई मुझे बोलता है स्टार्च का सॉल्यूशन बनाओ, तो मैं स्टार्च को लेके आऊंगा, पाउडर फॉर्म में होता है व्हाइट कलर का, उसको पानी में डिसॉल्व करूंगा, थोड़ा सा पानी को हॉट वाटर बना लूंगा तो पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाता है। तो आपका बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन स्टार्च का। प्रोटीन का भी ऐसे ही, आपका प्रोटीन में आपका जो मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर को भी पानी में डिसॉल्व करना काफ़ी आसान है। तो आप क्या करते हैं, पाउडर लेके आते हैं, ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं होता तो आप गर्म पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, ठंडे में भी हो जाता है पाउडर। तो मिल्क पाउडर तो हल्का फुल्का ठीक हो गया। लेकिन लायोफोबिक को बनाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको गोल्ड दूँ और गोल्ड को पानी में डिसॉल्व कर कहूँ तो नहीं कर सकते, बिकॉज गोल्ड का वाटर के लिए एफिनिटी बहुत कम है। गोल्ड की तो सबके लिए एफिनिटी कम होती है, गोल्ड तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, किसी के साथ एफिनिटी बहुत कम रखता है गोल्ड। तो अगर किसी को बोले भैया गोल्ड की कोई बना दो, कोलाइडल सॉल्यूशन बना दो, तो गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन डायरेक्ट ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो लायोफोबिक है। गोल्ड का मीडियम वाटर के साथ एफिनिटी बहुत कम है, तो इसलिए आप उसको डायरेक्ट डिसॉल्व करके नहीं बना सकते। तो लायोफोबिक बनाना सीखना चाहिए। लायोफिलिक बनाना बहुत आसान है। लायोफिलिक स्टेबल भी होते हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए डायरेक्ट मेथड होते हैं, मिक्स कर दो हो जाएगा। ठीक है। लायोफोबिक को कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लायोफोबिक के बहुत सारे मेथड हैं, आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको दिखेंगे। मैं तीन मेन बता रहा हूं, इन तीनों पे ही मेन ज्यादा फोकस होता है, इन तीनों से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। केमिकल मेथड भी होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। मैं तीन मेथड बता रहा हूं आपका, जिनमें ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं, जिनसे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब वो तीन क्या क्या है? पहला है आपका मैकेनिकल डिस्पर्जन। अगर आपको कोई बोले मैकेनिकल डिस्पर्जन क्या होता है, तो मैकेनिक जनरली मोशन से रिलेटेड होता है, डिस्पर्स मतलब होता है फैलना। ठीक है। तो अगर आप किसी तरीके से मैकेनिकल डिस्पर्जन में आप पार्टिकलों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल मशीन, ठीक है, तो वो रोटेटिंग मशीन होती। क्या होता है, मैं उसका एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप पहले डायग्राम देखिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।
एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल जैसा आपका नॉर्मल मिल होती है आटा, जो जिसमें आप गेहूं को पीस के आटा बनाते हैं व्हीट के लिए, सेम उसी तरीके का मिल है। सिर्फ अंतर ये है कि ये हाई स्पीड पर रिवॉल्व करते हैं। ये है मेटल डिस्क, मेटल की दो डिस्क हैं, ठीक है, दो मेटल की प्लेट हैं। आप समझते होंगे, अगर आप कभी चक्की में गए हैं, मिल में गए हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ दो स्टोन की होती है, पत्थरों की दो वो होती है, आपकी डिस्क होती है। एक स्टेशनरी होती है और दूसरा उसके ऊपर रोटेट कर रहा होता है। ये बहुत मैकेनिज्म, नॉर्मल सा मैकेनिज्म है कि आपका एक प्लेट स्टेशनरी है, एक उसके ऊपर घूम रहा होता है। वो जब वो घूमते हैं तो फ्रिक्शन होता है उन दोनों के बीच में, रोटेशन की वजह से, और वो फ्रिक्शन की वजह से जो भी पार्टिकल उन दोनों के बीच में आता है वो रब होने की वजह से टूट जाता है, ठीक है। यही चीज हम यहाँ भी कर रहे होते हैं। आपका ये एक हॉलो शाफ्ट है, हॉलो शाफ्ट मतलब बीच में खाली एम्प्टी स्पेस है, तो बीच में इस हॉलो शाफ्ट के बीच में जो होल है, उस होल में, चक्के में भी आपने देखा होगा जो ब्लेड घूम रही होती है उसके बीच में आपका एक क्या होता है, होल होता है, जिससे आप जो मटेरियल है उसको इनलेट करते हैं, अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर हम सस्पेंशन इनलेट करते हैं, सस्पेंशन को अंदर डालते हैं। कोलाइडल मिल के अंदर जो चक्की है उसके बीच में जो होल है वहां हमने सस्पेंशन डाला। इन दो ब्लेड्स को बहुत तेजी से घुमाने के लिए, ताकि ये बहुत उसको फाइनली उसको पाउडर बना दे, बहुत अच्छे से उसको क्रश कर दे, तो हम क्या किए कि मेटल डिस्क को दो अलग अलग मोटर से जोड़ा। एक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, एक को एंटी क्लॉकवाइज, ताकि रिलेटिव मोशन बढ़ जाए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? चक्की को फास्ट घुमाने का एक तरीका है कि आप पावरफुल मोटर लगाओ ताकि वो बहुत तेजी से घूमे, या एक तरीका यह है कि एक को राइट घुमाओ एक को लेफ्ट घुमाओ, तो रिलेटिव मोशन बढ़ जाएगा। समझ में आया? एक चक्की को फास्ट घुमाने के लिए आप एक ही ब्लेड को बहुत बड़े मोटर से जोड़ दो ताकि वो बहुत तेजी से घूमे। या दूसरा ऑप्शन क्या, एक को राइट घुमाओ एक को लेफ्ट घुमाओ, तो रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में फास्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? यही चीज मैं यहाँ भी कर रहा हूँ कि मेटल डिस्क को एक को राइट को एक को लेफ्ट को घुमाने के लिए दो अलग अलग मोटर लगाई, जिनसे रिलेटिव स्पीड बहुत क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, रिवॉल्यूशन बहुत हाई हो जाएंगे, तो बहुत तेजी से मशीन आपका घूम रहा होगा, बहुत तेजी से रोटेट कर रहा होगा। तो जैसे ही ऊपर से सस्पेंशन आएगा, आपको पता होगा सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज रिलेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, तो सस्पेंशन का पार्टिकल जब इसके बीच में आएगा तो वो ब्लेड की वजह से क्रश हो जाएगा, पिस जाएगा, पाउडर फॉर्म बन जाएगा। तो ये छोटा पार्टिकल, जो बड़ा पार्टिकल है, ये क्रश होगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो ये आपका कोलॉइडल बन जाएगा। यहाँ से भी बाहर कोलॉइडल आएगा और यहाँ से भी बाहर, दोनों साइड से कोलॉइडल आएगा। चक्की देख लीजिए आप, बीच में गेहूँ व्हीट के वो डालते हैं, सीड्स डालते हैं, गेहूँ पीस के साइडों से पाउडर निकलता है। यहाँ से ही बीच में बड़ा पार्टिकल सस्पेंशन डाला, ये डिस्क की वजह से वो पिस गया, पाउडर बन गया, क्रश हो गया, और बाहर जो आया वो आपका कोलॉइडल सोल्यूशन है। आसान सा डायग्राम है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं। तो ये मैकेनिकल डिस्पर्जन है, मैकेनिकल जनरली मोशन से रिलेटेड है। डिस्पर्जन मतलब होता है फैलना या टूटना, तो हमने इसको तोड़ा है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल मोशन, तो इसलिए नाम है मैकेनिकल डिस्पर्जन। समझ में आ गया? आसान सा है, दो ब्लेड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, ऊपर वाले में होल होता है ताकि सस्पेंशन इनलेट किया जा सके, और उस ब्लेड के साइडों से आपका कोलॉइडल सोल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? पेंट का कोलॉइडल सोल्यूशन बनाने के लिए ये मेथड यूज होता है। अगर आप किसी पेंट वाले की शॉप में जाएंगे तो आप देखेंगे उसका एक मशीन है, वो अलग अलग कलर को मिक्स करके पेंट बना लेता है ना, वो इसी मेथड से बनाने का तरीका है। पेंट जनरली क्या होता है, आपका वाटर में जो सॉल्युबल करना है, घोलना है, तो वो होता नहीं है, मीडियम जो भी है उसमें घोलना है तो वो घुलता नहीं है। तो घोलने के लिए हमने क्या कर दिया, उसके लिए हमने उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना शुरू किया, मैकेनिकल डिस्पर्सन। ये आपका इसमें होता है
पेंट बनाने की इंडस्ट्री में मैकेनिकल डिस्पर्जन होता है। कोई डाउट? समझ में आ गया होगा। अब दूसरा मेथड शुरू। जो सेकंड मेथड है उसके लिए आप अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। अब ये क्या है, इसको भी एक बार देख ले। इलेक्ट्रिक आर्क मेथड ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का एक तरीका है। कैसे बनाते? एक बड़ा बीकर होगा और उसके अंदर एक छोटा बीकर होगा। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में कोई ऐसा ठीक है। यहां पर आपका इस वाले कंटेंट में फ्रीजिंग मिक्सर आइस के टुकड़े थोड़ा सा सॉल्ट डाल के प्लस आइस ये डाल के रख देते हैं। ये आपका फ्रीजिंग मिक्सर है। ये जो आपका है बाहर जो मैंने फिल किया है ये आपका आइस है और इसको फ्रीजिंग मिक्सर बोलते हैं। ठंडा करने के काम आता है। ठीक है, पहले आपको समझना है कि बड़े बीकर के अंदर छोटा बीकर है, बड़ा बीकर के अंदर छोटा बीकर है। दोनों के बीच का जो स्पेस है वो फ्रीजिंग मिक्सर से फिल किया है। इसका अपना एप्लीकेशन है, क्यों फिल किया है ये समझ में आ जाएगा। देखिएगा, पहले आपको समझ में आ गया ना, बड़ा बीकर के अंदर छोटा बीकर डाल रखा है और बीच का जो स्पेस है वो फ्रीजिंग मिक्सर के साथ फिल किया है। अब इसके अंदर पहले आप डिस्पर्जन मीडियम फिल करते हैं। जैसे किसी ने बोला मेरे को गोल्ड को पानी में डिसॉल्व करो, नहीं कर सकते ना डायरेक्ट गोल्ड को पानी में डिसॉल्व करना पॉसिबल नहीं। और मैकेनिकल डिस्पर्सन, गोल्ड हार्ड होता है तो उसको चक्की में पीसना भी, मिल में पीसना, क्रश करना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है थोड़ा सा। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक आर्क मेथड यूज करते हैं। हमने पहले एक बड़ा कंटेनर, उसके अंदर छोटा कंटेनर, छोटे कंटेनर में हमने वाटर फिल कर दिया। ये वाटर है, वाटर मीन्स वाटर का मतलब है यह है डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है। अब आपने कहा मेरे को इसमें गोल्ड डिसॉल्व करना है। गोल्ड को डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब कैसे डिसॉल्व करेंगे देखिएगा। गोल्ड जो है जिसको आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसको दो रॉड के फॉर्म में लेके आएंगे। एक रॉड ये है, ये मेटल की रॉड है, एक और मेटल की रॉड है। मेटल की दो रॉड है और इनको हाई टेंशन बैटरी के साथ जोड़ देना है। हाई टेंशन बैटरी का मतलब है हाई वोल्टेज वाली बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों मेटल रॉड्स हैं। ये दो मैंने लगाए हैं, ये मेटल रॉड्स, मेटल रॉड्स। अब क्या होगा, वर्किंग बहुत आसान है। जब आप दो रॉड को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो उसके बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होता है। स्पार्क मतलब करंट टाइप का प्रोड्यूस होता है और करंट प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक आर्क हो जाएगा स्पार्क टाइप का। वो आपने देखा होगा टेस्ला कॉइल से लाइटनिंग बाहर आ रही होती है ना, उसी टाइप का समझ लीजिए। यहां पर जो डेवलप होगा जब भी मैं हाई पोटेंशियल लगाऊंगा तो ये इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, ये इनके बीच में अपने आप डेवलप हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप होगा तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप होने की वजह से, ध्यान से सुनेगा, इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप होने की वजह से यहां पर इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी। इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से मेटल बहुत गर्म हो जाएगा। तो मेटल गर्म होने से जो आपका गोल्ड था जो सॉलिड फॉर्म में था, हाई हीट की वजह से वो वेपराइज हो जाएगा। वेपराइजेशन की वजह से गोल्ड बन जाएगा। अब गैस समझ में आ गया मैं क्या बोला कि गोल्ड जो आपका सॉलिड था वो आपका हाई हीट की वजह से, हीट कैसे प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, हीट की वजह से गोल्ड कन्वर्ट हो गया आपका गैसेस फॉर्म में, वेपराइज हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अब जैसे ही वेपर्स बाहर सॉल्यूशन में आएंगे, ये वेपर्स हैं, साइड में आपने आइस का मिक्सर लगा रखा है। आइस का मिक्सर इसको कंडेंस करेगा, ठंडा करेगा, तो दो ये पार्टिकल आपस में मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे और बड़ा पार्टिकल आपका कोलॉइडल डायमेंशन का होगा। ये बन गया आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन। समझ में आया क्या हुआ? आपने गोल्ड की दो रॉडें एक दूसरे के नजदीक लगाई, उसकी वजह से हाई हीट प्रोड्यूस हुआ। हाई हीट की वजह से ये भी रॉड वेपराइज हुई, ये भी रॉड वेपराइज हुई। वेपराइजेशन से वेपर्स निकले, लेकिन वो वेपर्स पानी में निकला और पानी के अराउंड सराउंडिंग में हमने लगा रखा है फ्रीजिंग मिक्सर। फ्रीजिंग मिक्सर उनको ठंडा कर दिया, कंडेंस कर दिया, और जैसे ही कंडेंस हुआ ये आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। समझ में आ गया क्या है? इलेक्ट्रिक आर्क मेथड बहुत आसान सा है। क्या करना है आपने, बड़ा बीकर, उसके अंदर छोटा बीकर, बड़े बीकर के अंदर और छोटे बीकर के बीच में जो स्पेस है उसमें आपने फ्रीजिंग मिक्सर डाल देना ताकि वो ठंडा कर सके, ताकि जब वेपर्स बने तो कंडेंस हो सकें, मिलजुल सकें और एक साथ बड़ा पार्टिकल बनाए। इलेक्ट्रिक आर्क आया, मेटल को वेपराइज किया, बाहर के मिक्सर ने उसको ठंडा कर दिया और आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। यह आपका इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। आप इसको इस एनिमेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं जो मैं एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन का थर्ड है वह है पेप्टाइजेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जो थर्ड है वो है पेप्टाइजेशन। ये पेप्टाइजेशन वर्ड पीपीटी से डिराइव हुआ है। प्रेसिपिटेट को आप शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोलते हैं। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं? आइडिया है, जो चीज़ सॉल्युबल नहीं होता है उसको आप प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास है FeCl3 कंपाउंड है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इसको मैंने वाटर के साथ बॉईल कर दिया, वाटर डाला इसमें और सॉल्ट होता है FeCl3, उसको पानी में डाला और उबाल दिया, गर्म कर दिया, हीट अप कर दिया। तो पानी के साथ बॉईल करने पे ये रिएक्ट कर जाता है और बन जाता है FeOH का टेक थ्राइस। ये आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। पीपीटी का मतलब समझ में आता है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। अगर आप इसको टेस्ट ट्यूब में देख रहे होंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इसके अंदर ऐसे अजीब सा रेडिश ब्राउन कलर बना होगा, रेडिश ब्राउन। अब आपको लगेगा ये तो डिसॉल्व है, नहीं है। जैसे आप इसको छोड़ेंगे वो सारा का सारा रेडिश ब्राउन जो प्रेसिपिटेट है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये एक टाइप का सस्पेंशन है, बड़ा पार्टिकल है, पीपीटी है। समझ में आ गया? अब आप इसको शेक करेंगे, स्टेयर करेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो फिर से सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि पानी वो इनसॉल्युबल है। जब तक स्टेयर करोगे थोड़ी देर के लिए घुलेगा। जैसे ऑयल है, पानी में डाल के अगर आप उसको कंटिन्यूस स्टेयर करें, शेक करें तो घुल जाएगा, लेकिन जैसे उसको स्टैंड करेंगे, छोड़ेंगे, वो अपने आप फिर से बैठ जाएगा। यही कंसेप्ट यहाँ भी है कि प्रेसिपिटेट डायरेक्ट पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर पानी में डायरेक्ट डिसॉल्व हो जाता तो अच्छा हो जाता। सही है। अगर आपको ये प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करना है तो जो प्रोसेस यूज होती है उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने की प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन। समझ में आ गया मैं क्या बोला? कि किसी भी प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने की प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन। अब कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जब आप इसको स्टेयर करते हो, ठीक है, जब आप इसको स्टेयर करते हो विथ मीडियम, पानी में डाल के इसको स्टेयर करते हो तो ये कुछ देर के लिए छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है स्टेयर करने से, ठीक है। लेकिन जैसे आप उसको स्टेयर करना बंद करते हैं, स्टैंड होने के लिए छोड़ते हैं, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फिर से मर्ज हो जाते हैं, बड़ा पार्टिकल बनता है। वो कभी ऊपर या कभी नीचे। डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो हैवी होगा, नीचे बैठ जाएगा। डेंसिटी कम है तो ऊपर चले जाएगा। जैसे ऑयल पानी के साथ होता है, पानी में स्टेयर करते हो तो ऑयल ऊपर आ जाता है, डेंसिटी कम है, ठीक है। जबकि अगर सॉलिड मास है तो नीचे बैठ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है आपका बॉटम पे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपके पास ये था प्रेसिपिटेट, पीपीटी था, ठीक है। अगर आपने इसको स्टेयर किया मीडियम के साथ तो जब तक आप स्टेयर करेंगे तब तक तो ये छोटे छोटे पार्टिकलों में टूटेगा, लेकिन जैसे स्टैंड करने के लिए छोड़ेंगे ये फिर से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, फिर से सेपरेट हो जाएगा। सही है। आपको सिर्फ इनको सेपरेट होने से रोकना है, ठीक। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। मैं इस चीज में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला देता हूं, कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला देता हूं। जो ये पीपीटी है, इस पीपीटी को किसके साथ मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट के साथ, और पीपीटी करेगा एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। अब एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस क्या होता है? एडजॉर्प्शन पता है ना, जो भी फिनोमिनन सरफेस पे होते हैं उनको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला मैं इसमें मिला देता हूं FeCl3, FeCl3 मिला लिया तो ये इसमें से FeCl3 में से ये Fe को एड्सॉर्ब करेगा, इस केस में ये Fe+3 को एड्सॉर्ब करेगा। तो आप देखोगे कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन के सरफेस में पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा, पीपीटी के सरफेस में पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? बिकॉज FeCl3 से इसने अपने सरफेस के ऊपर Fe+3 को एड्सॉर्ब कर लिया, चिपका लिया। सही है, पक्का समझ में आ गया ना। FeCl3 डाला तो FeCl3 से इसने Fe+3 को एड्सॉर्ब कर लिया। अब जैसे ही आप इसको स्टेयर करेंगे छोटे पार्टिकल में टूटेगा, लेकिन हर पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? आप सबको पता है हर एक पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? आपको आइडिया है ना पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? अरे भैया जो बड़ा पार्टिकल था उसने Fe+3 को एड्सॉर्ब किया था, तो जब वो फ्रेगमेंट में टूटेगा तो उसी के तो टुकड़े हैं, तो हर एक टुकड़े में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इनको स्टैंड भी कर दोगे तो ये एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। अगर आप सॉल्यूशन को छोड़ भी दिए तो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे,
और ये कभी दोबारा से मर्ज नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं। अगर मिलेंगे नहीं तो सॉल्यूशन आपका स्टेबल रहेगा। तो आपने पीपीटी लिया, पीपीटी को डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो पीपीटी के साथ इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, फिर स्टेयर कर दिया, तो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन। पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। पीपीटी को डायरेक्ट नहीं घोल सकते बिकॉज वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। पहले टूटता है टोन में, लेकिन टुकड़े फिर से मिलके सेपरेट हो जाते हैं। दोबारा मिलने से रोकने के लिए आपने क्या किया है कि जो भी प्रेसिपिटेट है उसको इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलाया है, ताकि उसका सरफेस चार्ज्ड हो जाए, सरफेस में चार्ज आ जाए। तो जैसे ही आप उसको स्टेयर करेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, हर एक फ्रेगमेंट के ऊपर सेम चार्ज होगा, और सेम चार्ज होगा तो उनको आपस में सेटल होने से वो रोकेगा, सेपरेट होने से वो रोकेगा। तो ये आपका मेथड है पेप्टाइजेशन। समझ में आ गया? तो पेप्टाइजेशन कैसे करते हैं सबको आइडिया लग गया होगा। कोई डाउट है? आप पढ़ेंगे तो आपको और मेथड भी मिल जाएंगे, जैसे रिडक्शन कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, एक हाइड्रोलिसिस है। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, वो कम इंपॉर्टेंस के हैं, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं, मैकेनिकल डिस्पर्सन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन एंड पेप्टाइजेशन। समझ में आ गया? ठीक है ना? आप प्यूरिफिकेशन करें।